हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का कल टी-स्टेट का एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें मैंने 2023 में जो आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को लिया है। आज के क्लास में हम लोग मिल करके इसको एनालाइज़ करेंगे, पूरा तज्ज़िया करके देखेंगे कि किस तरह से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के साथ ट्रिक के साथ सीखेंगे भी इसको कम वक्त में कैसे हम लोग इसको हल करें। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है ये आपका पेपर 2 यानी लेवल 2 के लिए, जिसका कल ही आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप इसको देख करके जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि पैटर्न यही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। पहला आपका सीडीपी होगा, उसके बाद उर्दू का होगा। ठीक है, उर्दू की वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके जो आते हैं ये आपके आते हैं जनरल इंग्लिश के। ठीक है, इसमें पेडागोजी के भी और इंग्लिश नॉलेज के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी का 60 क्वेश्चन आता है, और अगर मैथ साइंस है तो उसके 60 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। टाइम हमको कम रहता है तो थोड़ा ट्रिक मैं बताऊंगा, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कैसे जल्दी से हल करना है। ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इस पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आगे आपको डीएससी की वीडियो भी इसी चैनल के ज़रिए मिलेंगी। ठीक है, इसी के साथ लाइक भी कर दें, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगेगा, कहीं आप थोड़ा हेल्प मिलती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आज ही के दिन शेयर कर दें देखते ही। ठीक है, ताकि वो लोग भी देख करके जाएं। चलिए, आपको पता है कि पहले 30 क्वेश्चन आ गए सीडीपी के, 30 आपके क्वेश्चन किसके आएंगे? उर्दू के। ठीक है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तीसरा आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो लैंग्वेज का होता है इंग्लिश। ठीक है, तो A60 यानी 61 से आपका स्टार्ट होता है। देखिए क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें देखिए पहला कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें पंक्चुएशन, आपने उर्दू में क्या पढ़ा था? रुमूज़ो औकाफ, यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें पंक्चुएशन यानी कहाँ कॉमा लगेगा, इसी के साथ कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी वाला लगता है, उसको पहचानना। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें पूछा जा रहा है इसमें से किसमें, आप देखिए ये सेंटेंस आपका जो है डायरेक्ट में है। किसमें है? डायरेक्ट में है। मैंने डायरेक्ट का रूल आपको समझाया भी था कि शुरू में क्या रहता है, शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब रहते हैं, उसके बाद कामा लगाया जाता है, फिर आगे जो है इन्वर्टेड कामा से उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह चारों आप ऑप्शन देखेंगे वही वाला है डायरेक्ट सेंटेंस। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर जो है इन्वर्टेड कामा, आप जैसे यहाँ स्मॉल में लिखो था ना, तो शुरू वाला क्या होता है? कैपिटल ही में रहता है। ठीक है, यहाँ हमें पंक्चुएशन पकड़ना है। देखिए इफ़ से सेंटेंस शुरू है, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, अगर कल आपका इफ़ से सेंटेंस आता है तो अगर इफ़ से कोई भी सेंटेंस बनता है तो एक पार्ट होगा, यानी अगर। इफ़ का मतलब अगर हम करते हैं उर्दू में, अगर ऐसा होता तो फिर वैसा होता, तो का सेंस आता ना। लेकिन दूसरे वाला जो पार्ट होता है तो के सेंस के लिए देन अगर लगा होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ये होता है शुरू में इफ़ लगता है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। इस रूल को जहन में रख के जाइएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अगर तुम एक यानी खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो। अब इसके बाद क्या है? कॉमा लगा हुआ है, तो इससे हमें लग गया कि ये जुमला सही है, क्योंकि इफ़ है तो हम कॉमा को तलाश करेंगे। आगे क्या है? आगे है टाई इट टू अ गोल। ठीक है,
अपने लाइफ में एक गोल बनाइए, यानी आपको करना क्या है, आगे क्या है, नॉट टू अ पीपुल आर थिंग्स, यानी पीपुल यानी लोग या चीज़ों का गोल नहीं, बल्कि आपका एक गोल होना चाहिए कामयाब होने के लिए। अब यहाँ इफ़ है तो कॉमा लगा है, इसमें क्या है, इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ के बाद ये जो है आपका पंक्चुएशन होना चाहिए, तो यहाँ है तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है। तो हमें पहला सही लग रहा है, आगे क्या है देख, इसमें देखेंगे इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, यहाँ तो ये सही लग रहा है, ठीक है। आगे है टाई इट टू अ गोल, ठीक है, टाई इट टू अ गोल नॉट टू पीपल आर थिंग्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इन्होंने कहा है, ठीक है। चौथा क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, यानी किसी इंग्लिश वाले व्यक्ति का नाम है, शख्स का नाम है, इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, यहाँ तो है ही नहीं है। तो मिला जुला करके तीनों में आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो स्मॉल में है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए हर चीज़ें सही बैठ रही हैं, पहले इन्वर्टेड कामा आया, फिर इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद टाई इट टू अ गोल, उसके बाद फिर कॉमा है, नॉट टू पीपल आर थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरह से आपको पंक्चुएशन चेक किया जाएगा। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन किस पे बेस है, दूसरे में कहा जा रहा है प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, प्लांट्स यानी जो आपके पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशंस यानी पेड़ ही पौधे में जिसमें सब्जियां उगती हैं, ठीक है। वेजिटेशंस ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, अब ये क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आता है ना, यानी ढेर सारा पूरा रहेगा, उसमें से एक, उसी को एक वर्ड में क्या कहेंगे, यानी ऐसी जगह हो जहाँ प्लांट हो, पौधे हों और वेजिटेशन हो, उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए उस एरिया को हम जानते हैं फ्लोरा, ठीक है, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। फ्लोरा, फ्लोरा को कामीनी उर्दू में देखेंगे तो लिख के आता है नबातात, ठीक है, साग सब्जियां पेड़ पौधे जहाँ पाए जाते हैं वो क्या है, फ्लोरा, ठीक है। और लैंडस्केप तो अलग माना में, इसके मतलब होता है लैंडस्केप, ये अलग माना में है, ठीक है। आगे है फौना, ठीक है, फौना फ्लोरा दोनों आता है, ठीक है। और फ्लोरा का मतलब यही होता है प्लांट साइंस, वेजिटेबल और वेजिटेशन, एनवायरनमेंट का मतलब माहौल होता है, ठीक है। आगे है नीरज हैड फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये क्या है आपका एक ईडियम है, जिससे पता चल गया ईडियम से भी सवाल आएंगे। हम अगर ईडियम का मतलब नहीं पहुंच पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ईडियम को थोड़ा सा पार्ट में यानी पार्ट में तोड़ करके, यानी इसको एनालाइज करके थोड़ा माना निकालने की कोशिश कीजिएगा, मतलब तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ कहाँ जा रहा है, नीरज है फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, बहुत उम्दा, अच्छा। फेयर वेदर यानी खुशगवार मौसम, फ्रेंड्स कहा गया है कि नीरज क्या है, नीरज का जो फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, यानी खुशगवार मौसम वाले दोस्त हैं। यानी इससे क्या सेंस निकल गया आपका, कि ऐसे दोस्त हैं कि आपके, अगर आप अच्छी हालत में हैं तो आपके दोस्त हैं, बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देंगे, इसका सेंस निकल गया ना। ऐसे पार्ट में यानी फेयर वेदर फ्रेंड्स तोड़ करके देख लीजिएगा, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, फ्रेंड्स हु फेस डिफ़िकल्टीज कामली, आगे है फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, यही दूसरा वाला सबसे सही लग रहा है। फेवरेबल फ्रेंड्स गलत, रिलायबल फ्रेंड्स ये भी गलत, रिलायबल हैं जिस पर आप एतमाद कर सकें, यानी फ्रेंड्स गोया कि वो दोस्त ऐसे हैं हु डेजर्ट यू, यानी तुमको छोड़ देंगे अकेला, किसमें, इन डिफ़िकल्टीज़ परेशानी में, अगर कहीं आपको परेशानी लाइक होती है तो छोड़ के 9 2 11 होने वाले फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी इडियम आया तो उसको थोड़ा सा पार्ट में एनालाइज करके माना निकालने की कोशिश कीजिएगा, आप सही तक पहुंच सकते हैं। आगे चलिए, ऐसे ही आप थोड़ा सा मैं ट्रिक ही दे सकता हूं जो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताइएगा। आगे है 64 वाला क्वेश्चन आपका क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इसमें से अलग अलग पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इस तरह के आएंगे। इसमें से कौन से पार्ट में गलती पाई जाती है। अब देखिए इसमें से हमें तलाशना होगा। अब हमारा अगर ग्रामर पोर्शन मजबूत है तो हम गलती फट से पकड़ लेंगे। जैसे एजुकेशन इज़ आ इंस्ट्रूमेंट, यही हमने गलती पकड़ लिया। क्या हुआ, आपको पता है कि अगर वावेल साउंड आएगा तो ए नहीं एन यूज़ होता है आर्टिकल में से, यहाँ ए यूज़ है, गलती पकड़ मिल गई। फट से हम देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में ए दिया है, हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर फ़ौरन ही हम आंसर के तरफ पहुंच जाते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, मैचिंग द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, हमने नाउन आपको पढ़ाया है डिटेल से, नाउन की किस्में, ठीक है। यहाँ पूछा गया है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन। अगर आपको सारा नाउन नहीं पता है, एक दो नाउन पता है, तब भी आप आंसर की जानिब जल्दी से पहुंच सकते हैं। प्रॉपर जो किसी का खास नाम जिसमें किसी का नाम ओम दाखिल हो, प्रॉपर हो जाता है। कलेक्टिव जिस नाउन से उसकी पूरी कम्युनिटी नज़र आए, फैमिली नज़र आए। एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप क्या है छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। और कॉमन नाउन जो कि एक जनरल चीज़ों को बताए। अब बताइए, इतना मैंने इशारा कर दिया है, अगर दोबारा ऐसे मिलाने के लिए आता है तो इंशाल्लाह सही करके आएंगे। अब 65 का अब क्या बनेगा, देखिए मैन है, चाइल्ड है, गर्ल है, ये सब क्या है, आपको कॉमन नाउन समझ में आ रहे हैं। क्या है कॉमन नाउन, तो ये क्या है कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं भी अगर डी के साथ ए मिला हुआ है, ठीक है, देखेंगे डी के साथ ए भी मिला हुआ है, डी के साथ ए भी मिला हुआ है, और डी के साथ ए मिला है तो इसको हम फट से काट देंगे। ए है ए, इसको काट दिया। अब हमको इन्हीं दोनों में चेक करना है। दूसरा क्या है, ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस। देखिए ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस क्या होता है, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सी के साथ दो कहाँ मिला हुआ है, सी के साथ दो यहाँ भी मिला हुआ है, ठीक है। देखिए सी के साथ दो यहाँ मिला हुआ है, सी के साथ 3 मिला हुआ है। अब क्या है, इसको भी हमने काट दिया, बचा एक ही, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ऐसे हम हल करेंगे। इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, इसमें वक्त बचता है। आगे चलिए, आगे है द डेडलाइन वाज। अब हम देखेंगे वाज है और आखिर में बाई है। अब वाज और बाई जब दोनों लिखा है तो हमारे जहन में फ़ौरन सेंस जाएगा, बाई का मतलब पैसिव वॉइस में मेरा सेंटेंस है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल थोड़ा सा जहन में आपने रखा होगा, मैंने पढ़ाया है डिटेल से कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। द डेडलाइन वाज, ठीक है। एक्सटेंडिंग तो नहीं आएगा, एक्सटेंड्स भी नहीं आएगा, एक्सटेंशन भी नहीं आएगा, ये तो नाउन है, तो सारा काट देंगे। तो फटाफट हम थोड़ा सा रूल याद रखना कि अगर आपका बाई यानी पैसिव वॉइस में क्या है, अगर बाई हम देख लेंगे तो पैसिव वॉइस समझ जाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तलाश करके फट से आप पहुंच सकते हैं। आगे चलिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए एज सून एज, ये सब स्पेशल सेंटेंस बनते हैं कंडीशन वाले। एज सून एज द प्रोग्राम स्टार्टेड, जैसे नहीं, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, यानी जैसे ही कोई काम हुआ तैसे ही कोई काम हो गया, इसका सेंस देता है, ठीक है। एज सून एज प्रोग्राम स्टार्टेड, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस करना है। क्या होगा, द डेमोस्ट्रेटर रश्ड टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ द डेमोस्ट्रेटर यानी जो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं, रश यानी तेज़ी से भागे कहाँ, प्लेटफॉर्म की जानिब। ये तो सही लग रहा है। देखिए दैन, एज सून एज वाले सेंटेंस में दैन यूज़ नहीं होता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दैन कब यूज़ होता है, जहाँ तकाबुल आए, क्या आए, जहाँ कंपैरिजन आए, वहाँ दैन यूज़ होता है।
और देन कब यूज़ होता है, देखिए देन कब यूज़ होता है, जैसे जहाँ तब का सेंस होता है वहाँ देन का यूज़ होता है। और इसी के साथ अगर कहीं आ जाए देखिए देन कहाँ यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एज सून एज है ना, अगर कहीं आ गया नो सूनर, ये नो सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। अगर कहीं सेंटेंस में नो सूनर आ गया तो दूसरा वाला हम देन तलाश कर लेंगे। नो सूनर आ गया तो आप देन वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ नो सूनर तो है नहीं तो देन वाला गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बातें। अब कहीं कहीं व्हेन यूज़ होता है, कहीं कहीं आपका बिफोर भी यूज़ होता है। इस रूल को भी जहन में रख लीजिए, इंशाल्लाह काम आएगा, हो सकता है कल आपका। देखिए व्हेन वहाँ यूज़ होता है, कभी कभी सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, हार्डली, या यूज़ होता है स्केयरली। कहते नहीं बमुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा, व्हेन, या तो व्हेन आएगा या तो बिफोर भी आता है। तो यहाँ से एक चीज़ जहन में रखिएगा, एज सून एज आएगा तो कामा आएगा, ठीक है। नो सूनर आएगा तो देन आएगा। हार्डली स्केयरली आएगा तो दूसरे वाले सेंटेंस में या तो व्हेन आएगा या तो बिफोर आएगा, और देन का यूज़ अलग होता है, ठीक है। समझ में आया तो एक मरतबा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह ये सब ट्रिक ज़रूर आपको काम आएगी। आगे चलिए, आगे 68 वाला हम देखते हैं। एज, एन क्या है, एन चेस प्लेयर, ठीक है। एन चेस प्लेयर विल विन द मैच। देखिए एक रूल को आप याद रखना, कहीं भी अगर आपने देख लिया एन है या ए है या दा है, एक चीज़ को दिल में बैठा लीजिए, अगर एन ए दा है तो उसके बाद आखिर में क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, ठीक है। नाउन आता है तो उसकी एक अरेंज होती है, क्या होती है, अरेंज। जैसे पहले ए या एन आ गया, उसके बाद आपका एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर उसके बाद आपका नाउन आता है। इस सीरीज़ को जहन में रख के जाना कल, ठीक है। ऐसे आप तलाश कर लीजिएगा। अगर कहीं एडजेक्टिव, तो दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, तो उसमें एडजेक्टिव होता है कि कौन सा एडजेक्टिव माइनर वाला है, कौन सा वो है, तो उसमें थोड़ा सा उसकी भी एक सेटिंग होती है, ठीक है। ऐसा कुछ आया तो मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ आयन है तो आखिर में प्लेयर है तो ठीक है, चेस है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ असर डालना, जैसे कम इनटू इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट नाउन भी होता है, कहीं कहीं वर्ब यूज़ होता है। अफेक्ट यानी जो कहीं अपना असर दिखाए, अफेक्ट, ठीक है। अडॉप्ट यानी कोई चीज़ हूबहू ले लेना, जैसे अडॉप्टेशन होता है ना, जैसे मुँह बोला बेटा, जिसकी किसी औलाद नहीं होती, किसी दूसरे का बेटा अडॉप्ट कर लेता है। एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट आपका क्या है, अडेप्ट आपका एडजेक्टिव है। अडेप्ट क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका माना होता है हुनरमंद, हुनरमंद होगा या माहिर किसी चीज़ में, यानी बहुत ही एक्सपर्ट होता है, तो होगा एन अडेप्ट चेस प्लेयर। चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी एक माहिर चेस, चेस आपका खेल है, चेस वाला खिलाड़ी विल यानी विल विन यानी जीतेगा द मैच, मैच को। तो इस तरह से जुमला सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आएगा। आप ज़रूर याद रखना, ठीक है, कि यहाँ नाउन आ गया तो शुरू में हम एडजेक्टिव ही तलाश करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए मेरी एक सलाह है कि अगर आपके पास टाइम होगा तभी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो इसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपके लंबे सेंटेंस, देखिए इतना लंबा पैराग्राफ इधर है, उसके बाद दूसरी स्लाइड में इतना है, तब जा कर के पूरा हो रहा है।
इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बैठ करके पहले इसको मत पढ़ने लगिएगा, एक मरतबा ऑप्शन देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? ऑप्शन। ऑप्शन देखने के बाद अगर टाइम मिलता है ऑप्शन देख करके तब पैराग्राफ और थोड़ा जल्दी से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है द पर्पज़ ऑफ अलोकेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, यानी बड़ी मिक़दार में ज़मीन को अलाट करने का मकसद टू एनिमल रिज़र्व्स, एनिमल को रिज़र्व करने के लिए क्या है। इससे हमें क्या पता चला? पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है? एनिमल रिज़र्व की बात हो रही है। मतलब आजकल आप बहुत पढ़ते रहेंगे, आजकल जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है। इसके लिए जो इकोसिस्टम है ज़मीन का, ठीक है, जो स्पीसीज़ हैं, जो अलग अलग जो जातियां हैं, अलग अलग नस्लें हैं, अलग सिन्फ़ें हैं, ख़त्म हो रही हैं। हमें पता चल गया, इससे रिलेटेड इसमें कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन पढ़ते हुए चले जाइएगा। दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पैसेज के मुताबिक करेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ हम जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तीसरा क्या पूछा जा रहा है? सर्टेन स्पीसीज़ जाहिर सी बात है, स्पीसीज़ यानी जो सिन्फ होती है, अलग अलग नस्लें होती हैं, आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी उनका वजूद ख़त्म हो रहा है। बिकॉज ऑफ, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अफॉरेस्टेशन की वजह से, या पोचिंग, जो चोरी छुपे शिकार करके लेके भाग जाते हैं। आगे क्या है? बाइकॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, वैसे अगर ऑप्शन अपना देखेंगे तो 71 का आपका बनेगा 2 वाला, यानी ए और सी। ए क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है। और इसी के साथ सी में क्या है? पोचिंग, छुप करके लोग शिकार कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे 72 वाला क्या है? उसमें है दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, ठीक है, यानी कॉलोनस, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉलोनस, ठीक है। कॉलोनस क्या है? एक टर्म है, ठीक है। डेट अ पार्ट ऑफ वाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ, कहते हैं दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द कॉलोनस। ये एक एग्ज़ाम्पल है कॉलोनस की, ठीक है। अब कॉलोनस का मतलब पूछा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ए लाइन अंडरलाइन वाला वर्ड था, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखिए, कुछ ऐसे सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जिनको पैराग्राफ पढ़े बगैर ही हम समझ जाते हैं। अब अगर इसको आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में होता है बेरहम होना। क्या होता है? बेरहमी यानी बेरहम, जिसके अंदर कोई सिंपैथी ना हो, ठीक है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द, ठीक है, कैलोनेस, ये एक बेरहमी की मिसाल है। डेट इज़ पार्ट ऑफ वाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से जो स्पीसीज़ हैं ये ख़त्म होती जा रही हैं। इसमें मीनिंग इसका बताना है। देखिए, इसका माना अगर पहले से आपको पता होगा। आगे क्या है? कैरिंग एंड सेंसिटिव, बीइंग सेंसिटिव, फीलिंग सिंपैथी वॉन्ट, आगे है शोइंग नो सिंपैथी। यही देखिए सही है कि ये एक इस चीज़ की मिसाल है कि शोइंग नो सिंपैथी, यानी जो हम बेरहमी कर रहे हैं इसी वजह से अलग अलग स्पीसीज़ को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा जा रहा है? द मेन कंसर्न ऑफ पैसेज इज, इसमें से ये पूछा जाएगा पैसेज का टाइटल क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज में कहा क्या जा रहा है, इसका एक टाइटल क्या बनेगा। टाइटल अक्सर जो है दूसरी या तीसरी लाइन में छिपा रहता है।
इसका हमें टाइटल यानी सेंट्रल आइडिया भी ढूंढना होता है, ठीक है। तो मेन कंसर्न ऑफ अ पैसेज इज, पैसेज का मेन कंसर्न क्या है। देखिए इसका मेन कंसर्न नहीं होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो बहुत डेंजर यानी जिनके बारे में फिक्र करना बहुत ज़रूरी है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में स्पीसीज के आसपास चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर इन केस आपको टाइम मिल जाता है तो आप एक मरतबा पैराग्राफ भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें वही चीज़ कही जा रही है, सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड, जाहिर सी बात है दुनिया में क्या है, इंडस्ट्रियलाइज, अलग अलग कंपनियां फैक्ट्रियां लग रही हैं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज़, ठीक है। जाहिर सी बात है जो जानवरों की अलग अलग नस्लें हैं उनको बढ़ना चाहिए, ठीक है। डैट हैव यानी आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, या तो वो ख़त्म होती जा रही हैं, या हैव नियरली एक्सटिंक्शन यानी या ख़त्म होने के कगार पर है। आगे क्या है, बंगाल टाइगर, यहाँ बंगाल टाइगर की बातें हो रही हैं। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी जब पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें सेंस में बैठ जाएगी, लेकिन टाइम होगा तभी पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। आपको 90 नंबर लाना होगा 150 में से, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं इसको बाद में करना। चलिए ज़्यादा इसमें हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पैराग्राफ टाइम होगी तो आपके पास टाइम रहेगा तभी करिएगा। अब एक आता है, इसमें क्या आएगा, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, बीच बीच में खाली जगह रहती है, उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको भरना होता है, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिया गया है 4 वर्ब, इसमें से कौन सही से इस्तेमाल होगा, इसमें देखने की कोशिश की जाती है कि जो फ्रेजल वर्ब हैं क्या आप उस पर आपकी पकड़ है अच्छी कि नहीं, क्या आप ग्रामर सही से जानते हैं कि नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं, कुछ टेक्निक आप जहन में रखिएगा तो इससे आप जल्दी से हल भी कर लेंगे। जैसे कहा जा रहा है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्स से अल्टरनेटिव, जाहिर सी बात है आजकल हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स से आजकल एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, किससे, सूरज से भी, ठीक है। आर बीइंग परसुएट फॉर अ कंट्री, यानी एक देश के लिए इसकी जानिब लोग राग़िब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कोयला ख़त्म हो जाएगा तो कैसे लोगों को बिजली मिलेगी। आगे खाली जगह है, ठीक है। अब खाली जगह जो है उसमें आप देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, वेरिटी विथ, ठीक है, और आगे है वेरिटी फॉर, वेरिटी इन, वेरिटी ऑफ। आप अगर इस रूल को पहले से समझते होंगे कि वेरिटी के साथ क्या यूज़ होता है, देखिए अक्सर वेरिटी के साथ ऑफ ही यूज़ होता है। अगर इसको आप पहले से जानते हैं तो फटाफट ऑफ की जानिब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये वेरिटी ऑफ लगा देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, वेरिटी ऑफ। वेरिटी ऑफ रीजंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। फिर आगे है मेनी, उसके बाद डैश, उसके बाद है द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। मेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस, इसमें कहा गया था कि हम कम क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट, यानी जिससे पॉल्यूशन फैलता है उसको, उन चीज़ों को कम करेंगे। एंड ग्रीन हाउस गैसेस का भी इस्तेमाल कम करेंगे, ठीक है। अ टॉप प्रायोरिटी इन टूडेज कल्चर, आज के कल्चर में है जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। आगे है मेनी, उसके बाद है डैश, ठीक है। तो क्या आएगा, 75 में वाज साइंड, ठीक है, विल साइंड, वाज साइंड, हैव साइंड और हैज साइंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बैठेगा,
अब है आपका मेनी, यानी बहुत बहुत से लोगों ने, यानी यहाँ कंट्रीज़ होना चाहिए, मेनी कंट्रीज़ हैव साइंड आएगा, मेनी के साथ हैव आता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल वहीं होता है जहाँ कोई चीज़ पीछे अनकरीब पूरी हुई हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी चल रहा हो प्रेजेंट में, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हैव साइन द क्योटो प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है बहुत सारी कंट्रियों ने उस पर साइन किया था कि हम उन चीज़ों को कम करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज होल्ड अ लॉट ऑफ प्रोमिस, यानी बहुत ज़्यादा वादा किया गया था क्या, हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे एनर्जी का यूज़ करेंगे जिनको बाद में फिर आप यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ ख़त्म ना हो, ठीक है। फॉर उसके बाद है डैश द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी यूज़। तो 76 में क्या दिया गया है, रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग और बूस्टिंग, रिकवरिंग। जाहिर सी बात है यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग अगर आप आगे पीछे देखेंगे तो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग आएगा। फॉर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी पॉल्यूटेंट यानी ऐसी चीज़ जिससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है एनवायरनमेंट में, उसकी क्वांटिटी को हम कम करेंगे, ठीक है। आगे है अल्टरनेटिव एनर्जी नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनवांटेड, ठीक है। अल्टरनेटिव एनर्जी नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट, क्या है, नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कहीं नॉट ओनली है तो आगे वाले में बट आल्सो आता है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं अगर बट है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे हम देखेंगे इसमें है ना, फॉर है, बट है, विथ है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए दूसरा वाला यानी बट ही आएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बट आल्सो हेल्प्स आ मेंटेन मेनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी नाउ यूटिलाइज एज एनर्जी सोर्सेज। इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल के बाद कोई नाउन ही होगा क्योंकि क्रूशियल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। आखिर में क्या है, क्रूशियल। अब देखिए आगे क्या है, आगे सारे वर्ब हैं। टू नोइंगली, एक चीज़ को याद रखना, जहाँ इन्फिनेटिव वर्ड आ जाए, जहाँ टू लग जाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए ए भी गलत है, टू ए भी गलत है तो सेकंड में है। टू नो यही सही होगा, तीसरा वाला। कौन सा सही होगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका ग्रामर चेक किया जा रहा है, ठीक है। यानी क्रूशल टू नो यानी इस चीज़ को जानना, अगर कहीं टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। What sorts of alternative energy are available in order to comprehend how they can assist protect the planet's delicate ecological balance, यानी प्लेनेट मतलब ज़मीन की, और डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, इकोलॉजिकल यानी माहौलियाती बैलेंस को कौन चीज़ बना सकती है, एंड कंजर्व नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल वही है जो ख़त्म हो जाता है, जैसे आपका ज़मीन से क्या निकलता है, तेल निकलता है, कोयला निकलता है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल, जिसको आप कहते हैं ऐसा ईंधन जो ज़मीन से निकलता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह के आएंगे यानी क्लोज टेस्ट। उसके बाद आपका क्या है, इसमें है शी हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हर चाइल्डहुड। आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के माना को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ क्या है, ऑब्स्टिनेट। अब हमें देखना है ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है। ऑब्स्टिनेट, देखिए ऑब्स्टिनेट का मतलब ही होता है ज़िद्दी, यानी किसी चीज़ पे अड़ जाना,
ठीक है। तो अब देखिए ज़िद्दी का सेंस इसमें कौन सा देगा, प्लिएंट यानी एडेमेंट, परसुएडेबल और सबमिसिव। देखिए ये आपका दूसरा वाला होगा, क्या होगा, एडेमेंट। तो इससे पता चला आपका वर्ड पावर भी चेक किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस टू विच हैज़ एन एरर, जहाँ कोई गलती पाई जा रही है। देखिए द राइज एज वेल एज फॉल ऑफ द टाइड, टाइड जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, जिसे समंदरों में ऐसे लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं, ठीक है, ठीक है। द राइज एज वेल एज फॉल यानी उठना और गिरना ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ल्यूनर इन्फ्लुएंसेस। अब किसकी वजह से, ल्यूनर, ल्यूनर मतलब जिसको कहते हैं यानी कमरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये चीज़ पाया जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब असर की वजह से। अब यहाँ हमें ये देखना है, इसमें पूछा जा रहा है किसमें गलती है। एज वेल एज का आप थोड़ा सा यूज़ समझ लीजिए। कहीं सेंटेंस में अगर एज वेल एज का यूज़ हुआ तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाएंगे। आप हमेशा एज वेल एज में जो वर्ब आता है वो एज वेल एज के पहले वाले के अकॉर्डिंग। द राइज ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एज वेल एज फॉल। तो हमें क्या आएगा, आर ड्यू टू नहीं इज़ ड्यू टू आना चाहिए, ठीक है। तो गलती आपकी किस में हुई, सी वाले में हो जाएगी, ठीक है। कहीं अगर आपकी बार भी आता है एज वेल एज में, याद रखिएगा एज वेल एज के साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है, बस। आगे चलिए, आगे कहा जा रहा है द फ्लड विक्टिम्स हैव टू यानी हाईवे देयर होम एवरी ईयर। कहते हैं फ्लड विक्टिम जब होता है यानी बाढ़ के जो लोग शिकार हो जाते हैं उन्होंने क्या हो जाता, हैव टू मेक, उन्हें अपना घर यानी देयर होम एवरी ईयर यानी हर साल उन्हें अपने घर को हाईवे बना देना होता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अब इसको हमें पैसिव में लिख करना है, क्या करना है, एक्टिव को पैसिव वॉइस में यानी मजहूल में बनाना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ रखा है। हाईवे वाज, ठीक है, हैज़ टू बी मेड। अब देखिए टू मेड है ना, तो हैज़ टू बी मेड ये तो सही जा रहा है। देयर होम एवरी ईयर बाय द फ्लड विक्टिम्स, ये तो समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से हैव टू यहाँ आएगा, में नहीं मेक। कहा जा रहा है फ्लड विक्टिम को हर साल अपने घरों को हाईवे पे बनाना पड़ता है, तो हाईवे हैज़ टू बी मेड देयर होम यानी हाईवे को बनाना पड़ता है उनका होम हर साल, किससे, बाय द फ्लड विक्टिम के ज़रिए, ठीक है। पहला ही आला सही हो रहा है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे 82 क्या है, राघव सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिब्रेटली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं किया। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो आगे वाला क्या है, आगे वाला पास्ट सिंपल है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में हम ले जाएंगे। मैंने रूल को आपको बता रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब देखिए जहाँ कहीं हैड का यूज़ होगा वो वाला सही हो जाएगा। तो क्या है, राघव से डैट आई। अब देखिए यहाँ क्या है, ए भी जो फर्स्ट पर्सन है ए भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ राघव के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राघव से डैट आई है, वे तो गलत हो गया। आगे क्या है, राघव से डैट ही हैड, ठीक है, हैड नॉट डन दिस, यहाँ दिस आ गया। देखिए यहाँ दिस की जगह अगर डैट आता तो ये आपका सही हो जाता, क्योंकि दिस किस में बदलता है, डैट में।
आगे देखेंगे राघव सेड डैट ही हैज़ नॉट डन, हैज़ तो नहीं आएगा, आई ए भी नहीं आएगा। वैसे सही तो दो वाला होता अगर यहाँ डैट होता, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं सही था, कोई कुछ भी ऑप्शन लगाया, सबको एक नंबर पिछली साल दिया गया था। यहाँ डैट आना चाहिए था। आप याद रखिएगा, दिस को डैट में बदलते हैं। आगे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल पैसेज। सेंटेंसेस को मीनिंगफुल पैसेज में हमें बदलना है, ठीक है। अब क्या है, एकदम इसको सीरीज़ में रखना होता है। इसकी कुछ ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, कोई जुमला हाउएवर से नहीं शुरू होता, बट से भी शुरू नहीं होता, ठीक है। और सी क्या है, जाहिर सी बात है, कोई अगर प्रॉपर नाउन है तो वहाँ से शुरू हो सकता है। और ही से भी, ही तो बाद में आता है ना, प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन होता है। तो इससे हमें कुछ आइडिया रखिएगा कि हाउएवर से शुरू नहीं होगा, बट से भी शुरू नहीं होगा। तो हम कहाँ जाएंगे, तो इसमें मिला जुला करके आप ये जो सी यानी विनोद वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ सी पहले कहाँ है, पहले में भी है और कहाँ है, चौथे में भी है। उसके बाद क्या देखेंगे, विनोद, आ वेल्दी मैन वाज लिविंग इन अ टाउन कॉल्ड, ठीक है, बेल्लमपल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही हैड a good business and was earning a lot of money। देखिए, पहले नाम आता, फिर प्रोनाउन, उसके बाद डी वाला आएगा। तो कहाँ सी डी है, सी डी इसी में है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद बी आएगा, बट अलास करके, और यानी ही वाज एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड मीन, यानी सेल्फिश है, कमीना है, एंड वुड नॉट पार्ट विथ मनी एवन फॉर आ गुड काज, यानी अच्छे कामों के लिए भी रुपया सर्फ नहीं करता। लेकिन हाउ एवर क्या है, जो कंट्रास्ट दिखाता है, हिज वाइफ एंड सन वर काइंड हार्टेड सॉयल, बहुत ही रहमदिल लोग हैं, उसकी बीवी और उसके बच्चे। आगे पूछा जा रहा है, इसमें कौन किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, 84 में किसकी स्पेलिंग, देखिए इसमें इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है, यानी फ्लोरेसेंट, ठीक है, फ्लोरेसेंट, इसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी। आगे क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर फीचर ऑफ स्ट्रक्चरल सिलेबस। यहाँ से आपका मेथोडोलॉजी के सवालात पूछे जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल सिलेबस की कौन से फीचर यानी उसकी कौन सी खासियत है, इसमें क्या है, प्योरली आ ग्रामेटिकल सिलेबस, जिसमें पूरी तरह ग्रामर वाले सिलेबस होंगे, वही आपके स्ट्रक्चर सिलेबस माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की सब स्किल कौन सी नहीं है, ठीक है, सब स्किल इसमें से बहुत सारी हैं, इसमें कौन सी नहीं है। देखिए, स्पीकिंग बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ ग्रामर, बीइंग कॉन्शियस ऑफ डूइंग सो। स्पीकिंग बाय अप्लाइंग ऑफ रूल ऑफ ग्रामर के रूल को अप्लाइंग करते हुए आप बोलेंगे तो ये चीज़ सब स्किल नहीं मानी जाती है, ठीक है। और बाकी है आर्टिकुलेटिंग, यानी साफ साउंड इन आइसोलेशन, अलग जा कर के खूब अच्छे से बोलना है, माना जाता है। रिकॉल वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स क्विकली, वर्ड जो बोला उसको रिकॉल करो, स्ट्रक्चर यानी जल्दी से उसको जो है आप क्विकली, स्ट्रक्चर यानी तरतीब से रखो। आर्टिकुलेटिंग स्ट्रेस यानी साफ साफ स्ट्रेस देना, पैटर्न विथ इन द वर्ड, वर्ड के दौरान स्ट्रेस देना, यानी जहाँ स्ट्रेस देना वो देंगे आप, ये सब सही है, पहला वाला नहीं है। आगे देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टारगेटेड माइनर, ठीक है, टारगेटेड माइनर बिकॉज ऑफ तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंग्लिश बुक। कहते हैं टारगेटेड माइनर, ठीक है, डिस्कोर्स ऑफ, टारगेटेड माइनर डिस्कोर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंग्लिश बुक। कहते हैं ये जो टारगेटेड माइनर डिस्कोर्स होता है वो क्या चीज़ होता है, बताइए। कन्वर्सेशन है या मैसेज है या बायोग्राफी जो किसी की ज़िंदगी के बारे में होता है या इंटरव्यू होता है। कहा जा रहा है पहचानना है आपका टारगेटेड माइनर
डिस्कोर्स, ये क्या होता है? टारगेटेड माइनर डिस्कोर्स एक मैसेज होता है। क्या होता है? मैसेज होता है, यानी एक पैगाम होता है। आगे क्या है? पिक द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, दोनों में से दोनों सही है, स्टेटमेंट दो हैं। द वर्ड्स विच आर डिफाइंड इन अ डिक्शनरी आर कॉल्ड गाइड ना, डिक्शनरी में जो वर्ड आते हैं उसको लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया है। द वर्ड्स विच आर बोल्ड एंड प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ ईच पेज that helps to locate and entry words are called head words। क्या ये सही है? बताइए। देखिए दोनों ए भी गलत है, तो इसमें ए बी दोनों गलत हो जाएंगे। आगे चलिए। विच हाइपोथेसिस ऑफ क्रिएशन, यानी क्रिएशन की हाइपोथेसिस पूछी जा रही है। स्टेट्स दैट द लर्नर इज कॉन्शियसली, यानी बेदारी के साथ लर्निंग द ग्रामर रूल एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज रादर दैन इन मीनिंग। बताइए इसमें से क्रिएशन के कौन सी हाइपोथेसिस ये चीज़ बताता है कि बच्चा जो है मीनिंग के अलावा क्या सीखते हैं, कॉन्शियस माइंड से ग्रामर रूल को सीखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस ये बातें कहती है। मॉनिटर हाइपोथेसिस कहती है कि जो बच्चे होते हैं सीखते हैं ग्रामर रूल को, किससे? फंक्शन को ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ना कि एक मीनिंग को सीखते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली सीखते हैं। क्या चीज़? ग्रामर को, रूल को, फंक्शन को। आगे है आखिरी वाला आपका क्या है? पिक द करेक्ट सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, सॉरी ये तो इधर भाग रहा। देखिए जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट के लिए एक स्टेप होता है। क्या क्या स्टेप पाया जाता है इसमें? पहले कोई भी चीज़ आप प्लान करेंगे, पहले है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ई वाला पहले आएगा। उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं? क्या है? टूल्स यूज़ फॉर डेटा कलेक्शन, उसको देखेंगे। तो क्या है? ई और सी, ई और सी और कहीं नहीं तो यही है। उसके बाद आखिर में एनालाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का एनालाइज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद फाइंडिंग यानी रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के बाद रिफ्लेक्शन एंड सजेशंस, उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, सजेशंस देंगे। तो ये आपका 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसको देखने के बाद आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, ठीक है। आप पैराग्राफ को छोड़ दीजिएगा, बाद में करिएगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फीडबैक देकर जाइएगा कि कुछ मदद मिले कि नहीं मिली, ज़रूर बताना। इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना, और निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल की लिंक, उससे जुड़ जाइएगा। तो बस इंशाअल्लाह आप बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी खूब अच्छे से कीजिए, और आपका पेपर जब रिज़ल्ट आ जाता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा मिला। आपका अगर रिज़ल्ट सही निकलता है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बस इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।